सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ नमस्कार। आज मैं बात करूंगी डॉक्टर रामविलास शर्मा पर। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद एवं कवि है। पिछले 60 वर्षों में उनकी 4 दर्जन से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई है। उन्होंने हिंदी साहित्य की विकास परंपरा का सतर्क, सूक्ष्म और विवेकपूर्ण मूल्यांकन करते हुए उनमें निहित प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों को अच्छी तरह पहचाना है और पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उन्हें प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के कृतित्व की श्लाघ एवं श्रेष्ठ अभिव्यक्ति आधुनिक युग के युग निर्माता साहित्यकारों के मूल्यांकन में हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के वे श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देकर हिंदी को समृद्ध किया है। इनका कृतित्व हिंदी की उपलब्धि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हीं को केंद्र में रखकर आधुनिक हिंदी साहित्य की गतिशील, स्वस्थ एवं जनवादी चेतना को परखने की चेष्टा की है। अब तक आपकी प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उसका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, मानव सभ्यता का विकास, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा, समस्या और साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कथा विवेचन और गल्प शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, बड़े भाई, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या, मार्क्स और पिछले हुए समाज, सन 57 की राज्य क्रांति और मार्क्सवाद आदि कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। समय समय पर आपका रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी और पत्र आदि भी लिखते रहे। इसका संग्रह पंचरत्न शीर्षक से प्रकाशित है। घर की बात शीर्षक से अपने अपने परिवार का लगभग 100 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। आत्मकथा लेखन के क्षेत्र में यह एक सर्वथा नवीन प्रयोग है। बड़े भाई में भी डॉक्टर शर्मा के घर परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह रचना मूलतः उनके बड़े भाई भगवान दीन की है। डॉक्टर शर्मा ने इसका संपादन किया है। इसमें रेखा चित्र, चिट्ठी, पत्री, यात्रा, कथा, डायरी और वार्तालाप, गद्य की ये सभी विधाओं एक साथ उपलब्ध है। वार्तालाप में डॉक्टर शर्मा के बड़े भाई के अतिरिक्त और लोग भी शामिल रहे हैं। शेष सभी विधाओं के लेखक उनके बड़े भाई है। 5 गद्य विधाओं इसके संग्रह को मूल्यवान मानकर डॉक्टर शर्मा ने इसका संपादन किया है। आरंभ में 14 पृष्ठों की भूमि भी लिखी है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, यह पुस्तक मेरे पारिवारिक परिवेश और गांव शहर के बदलते हुए परिवेश की कथा भी है। परिवेश का ऐसा यथार्थवादी चित्रण उपन्यासों में कम ही सुलभ होती है। यह हिंदी के सामर्थ्य गद्य की पुस्तक है। कृतियों के अतिरिक्त पिछले 10-12 वर्षों के भीतर डॉक्टर शर्मा का जो विपुल साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका विस्तार चकित करने वाला है। आपके इधर की प्रकाशित रचनाएं स्वाधीनता संग्राम, बदलते हुए परिदेश,
भारतीय इतिहास और भौतिकवाद, पश्चिमी एशिया, ऋग्वेद, भारतीय नवजागरण और यूरोप, इतिहास दर्शन, अपनी धरती अपने लोग 3 खंड में है, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 गद्य खंड में, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्या, भारतीय सौंदर्यवाद और तुलसीदास। इसी बीच आपकी 3 साक्षात्कार पुस्तकें, मेरे साक्षात्कार, आज के सवाल, मार्क और मार्क्सवाद, रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां और मुलाकातें भी आई है। पहले का संपादन डॉक्टर शर्मा ने खुद किया है, दूसरी का अजय तिवारी और तीसरी पुस्तक का मनु ने किया है। उन्होंने भी डॉक्टर शर्मा की रचनाओं में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उसने व्यक्ति विचार तो उन्हीं की है। उपयुक्त कृतियों में प्रथम 4 डॉक्टर शर्मा ने हिंदी माध्यम क्रियान्वित निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए लिखी है। इसमें हड़प्पा सभ्यता के समय से लेकर आज तक के सभी इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। शेष कृतियों में 3 भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा की विस्तृत संस्कृति पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन कृतियों के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने अपनी 3 महत्वपूर्ण स्थापनाएं प्रस्तुत की है। पहली स्थापना यह है कि जब तक भारत आर्थिक और सांस्कृतिक भारत पर निर्भरता से मुक्त नहीं होगा तब तक सही ढंग से भारतीय साहित्य का निर्माण और विकास नहीं हो सकता। आज भी हम आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ब्रिटिश समाजवाद के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। इसका कारण है हिंदी जाति का विभक्त होना। इसलिए यदि हमें आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना है तो हिंदी जाति को संगठित करना होगा। दूसरी स्थापना यह है कि ऋग्वेद संस्कृति मूलतः यथार्थपरक, ऐहिक, लोकोन्मुख, श्रममूलक और वैविध्य पूर्ण है और उसकी यह परंपरा उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, भागवत पुराण तथा मध्यकालीन संतों भक्तों से होती हुई आधुनिक काल के महाकवियों रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रह्मण्यम भारती, निराला तक चली आई है। इन कवियों में बहुत से तत्व समान है। दोनों ही अपनी अपनी जाति चेतना के कवि हैं। तीनों को अपनी धरती और अपनी भाषा को प्यार करते हैं। तीनों ही समाज को शोषण मुक्त देखना चाहते हैं। हमें इनकी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी स्थापना यह है कि जिसे हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है वह लोक जागरण काल है। व्यापारिक पूंजीवाद के उदय और सामंती शासन के शिथिल होने का काल है। इस तरह से आधुनिकता का आरंभ यहीं से होता है। भारतीय जनजागरण में ब्रिटिश शासन की प्रगतिशील भूमिका नगण्य है। इस काल में भारतीय साहित्य, संगीत और स्थापना का अपूर्व उत्कर्ष हुआ है। तुलसीदास, तानसेन, ताजमहल इस उत्कर्ष के प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर शर्मा इन तीनों को केंद्र में रखकर समस्त संसार के सामने भारतीय सौंदर्य बोध की श्रेष्ठता प्रमाणित करना चाहते थे। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास के अधूरा रह जाने से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसका जितना अंश प्रकाशित हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि सौंदर्य का बोध की इतनी व्यापक अवधारणा उनके मन में थी। डॉक्टर शर्मा की उपयुक्त स्थापना हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शर्मा ने अपने समीक्षात्मक निबंधों में साहित्य, कला, सौंदर्य समीक्षा आदि के संबंध में अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की है। अपनी व्यवहारिक समीक्षा में उनके अनुकूल आचरण करते हुए कवियों एवं साहित्यकारों का मूल्यांकन किया है। कला के संबंध में अपनी मान्यता प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा कहते हैं, कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगेल का
सापेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। डॉक्टर शर्मा कला और साहित्य में भेद नहीं करते, इसीलिए उसका उपयुक्त कथन कला और साहित्य दोनों के संबंध में मान्य समझना चाहिए। वे इन्हीं तत्वों का उल्लेख साहित्य के संदर्भ में भी करते हैं। उसकी परिवर्तनशीलता के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, साहित्य की सभी तत्व सामान्य रूप से परिवर्तनशील नहीं है। इंद्रिय बोध की अपेक्षा, भाव और प्रभाव की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील है। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में उपेक्षाकृत स्थायित्व होता है। डॉक्टर शर्मा शाश्वत सत्य जैसी कोई चीज नहीं मानते। वे साहित्य के सत्य को ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज मानते हैं। सत्य चाहे दर्शन का हो चाहे जीवन का, वह समाज सापेक्ष ही होता है। नैतिक मान्यताएं और मूल्य भी विकासमान मानव समाज के लिए बदलते रहते हैं। कोई भी साहित्यकार अपने युग की ऐतिहासिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसीलिए साहित्य में शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा की बात करना एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करना है। साहित्य के शिल्प और रूप पक्ष को भी डॉक्टर शर्मा सामाजिक विकास से प्रभावित मानते हैं। इसका मानना है कि साहित्य का शिल्प उनके विभिन्न रूप सामाजिक विकास से ही संभव होता है। जनता एक तक साहित्य पहुंचाने के साधनों में जो परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव उसके रूपों में भी पड़ता है। साहित्य में वस्तु और रूप के संश्लिष्ट संबंधों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साहित्य में रूप और वस्तु एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, किंतु साहित्य की रचना विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व ही नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है। जो समीक्षक आज मात्र भाषा की चर्चा करके अपने समीक्षक दायित्व की कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं, उनके संबंध में डॉक्टर शर्मा का कहना है कि वे विषय वस्तु की विवेचना से बचना चाहते हैं। केवल रूप की प्रशंसा करने वाले तथा रूपवादी आलोचना के ही एक विशेष प्रकार शैली वैज्ञानिक आलोचना में रुचि लेने वाले समीक्षकों के मत से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा की चर्चा करना ही काफी है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है, तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई? कारण यह है कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषय वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य की विषय वस्तु उसकी भाव विचार संपदा को नकारने के लिए वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक विवेचन करते हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार भाषा विचार शून्य नहीं हो सकती है, इसीलिए भाषा का विश्लेषण विचारों के विश्लेषण के अभाव में अधूरा माना जाएगा। सौंदर्य के संबंध में डॉक्टर शर्मा के विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों से मिलते जुलते हैं। वे सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता मानते। इसका कहना है कि इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है, बाह्य जगत में उसकी वस्तुगत सत्ता है। इंद्रिय सौंदर्य की परख का साधन है, उसका कारण नहीं। वस्तु का गुण ही उसके सौंदर्य का आधार है। वस्तु का वह गुण मानव मन की उपज नहीं, इसीलिए स्पष्ट है कि सौंदर्य की सत्ता मानव मन में नहीं होती है। प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित और प्रभावित होकर ही हमारे मन में सौंदर्य के संस्कार जगते हैं। इंद्रिय बोध की परिष्कृत होकर भाव जगत का निर्माण करता है, इसीलिए भावों और विचारों का सौंदर्य भी इंद्रिय बोध पर आधारित होता है। एक बार मन में सौंदर्य के संस्कारों के जग जाने के बाद हम प्राय वस्तुओं में उसका आरोप करते हैं और
यह समझ लेते हैं कि सौंदर्य वस्तु में ना होकर हमारे मन में होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसकी चेतना भी विकास सामाजिक विकास के साथ होता है। इसलिए सामाजिक विकास के साथ साथ सौंदर्य चेतना का सापेक्ष संबंध है। डॉक्टर शर्मा का निश्चित मत है कि सौंदर्य की यह वस्तुगत सत्ता सामाजिक विकास से उसके सापेक्ष संबंध कला और साहित्य के रूपों के अनुसार उसकी विषय वस्तु की विविधता को ध्यान में रखकर ही हम सौंदर्य शास्त्र का सही विवेचन कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा साहित्य के वस्तु रूप को एक दूसरे से संश्लिष्ट मानते हुए यह स्वीकार करते हैं कि भाषा बिंब विधान अलंकार और छंद योजना से सभी विषय वस्तु की प्रभाव वृद्धि में सहायक है, किंतु इसकी सत्ता भी समाज सापेक्ष है। सामाजिक विकास के साथ साहित्य का विषय वस्तु ही नहीं रूप तत्व ही विकसित हुआ है। अपनी स्थापनाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से निर्मित होते हैं, लेकिन इसका सीधा प्रतिबिंब नहीं है। साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से निर्मित होता है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब नहीं है। उसकी अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है। साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं है। समान रूप से परिवर्तनशील ना हो पर परिवर्तन सभी में होते हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार युग बदलते पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और जगत बोध में सापेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। यहाँ दो बातें ध्यान देने की है। एक तो डॉक्टर शर्मा साहित्य की सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करते हैं, दूसरे भाव जगत में अपेक्षाकृत स्थायित्व मानते हैं। इन दोनों मान्यताओं को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करके उदार बना दिया है। समीक्षा के संबंध में भी डॉक्टर शर्मा की मान्यता स्पष्ट है। वे उसे समीक्षा को महत्व देते हैं जो वस्तुवादी चिंतन पर आधारित हो, जिसमें द्वंद्वता पद्धति का सहारा लेकर विषय वस्तु का विवेचन विश्लेषण किया गया हो, जिसमें साहित्यकार की समीक्षाओं का ध्यान रखते हुए उसकी रचना में निहित प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों की पहचान की गई हो, जिसमें साहित्यकार की भाव संपदा और विचार वैभव की सापेक्षता में उसकी कला तथा भाषा संरचना का विवेचन उपलब्ध हो। डॉक्टर शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति से विशेष प्रभावित है। उसकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है इसीलिए कि उसका आधार वस्तुवादी है। शुक्ल जी की गंभीरता का दूसरा कारण उसकी तर्क और चिंतन पद्धति है। इस पद्धति को हम द्वंद्व नाम दे सकते हैं तो अनुचित ना होगा। विरोधी लगने वाले वस्तुओं का सामंजस्य पहचानना, उन्हें गतिशील और विकासमान देखना, संसार के विभिन्न भौतिक और मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध स्थापित करके उसका अध्ययन करना इस पद्धति की विशेषता है। डॉक्टर शर्मा के मन में आदर्श समीक्षा का जो रूप विद्यमान था, वह बहुत कुछ आचार्य शुक्ल की समीक्षा में मूर्त है। अपने आदर्शों को शुक्ल जी की समीक्षा में प्रतिफलित देखकर ही उन्होंने उसकी मुक्ति कांठा से प्रशंसा की है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।